हाय एवरीवन, वेलकम टू दीक्षा's एजुकेशन हब। आज हम पढ़ाई नहीं करने वाले, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मिशन यूपीएससी 2025। 3 स्टेप्स की मैंने एक स्ट्रेटेजी बना दी है। जिनको बिल्कुल भी नहीं पता इस एग्ज़ाम के बारे में, वो सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे और फिर बुक्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें, एंड टाइम मैनेजमेंट और रिवीजन की अप्रोच क्या रहेगी वो सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले आपको पता है कि इस एग्ज़ाम के अंदर 3 स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले आती है प्रीलिम्स, सेकंड आती है मेंस, एंड थर्ड वन आती है आपका इंटरव्यू। ठीक है। अभी आप जब इस वीडियो को देख रहे हो ऑन 17 जून 2024, तो अगर यहाँ से काउंट करूँ मैं अप टू 2025, तो आपका एग्ज़ाम मई के आसपास होगा। ठीक है, मई के लास्ट वीक में होगा बेसिकली। सो यहाँ तक अगर देखें तो आपके पास पूरा का पूरा 1 साल हो जाएगा बीच में। ठीक है। सो उसके हिसाब से आपको अपनी अप्रोच रखनी है कि कैसे आप सिलेबस कंप्लीट करते हो। सबसे पहले 3 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी? प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेंगे, यानी कि एमसीक्यूज, एक लाइन दे रखी होगी, उसकी फर्दर 4 ऑप्शंस होंगी। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड आता है आपका मेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपको थ्योरेटिकली लिखनी पड़ेंगी चीज़ें। ठीक है। कोई क्वेश्चन आपका 150 वर्ड्स का होगा, कोई क्वेश्चन आपके 250 वर्ड्स के होंगे, तो वो सारा आपको खुद लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद थर्ड आता है इंटरव्यू, जिसको पर्सनालिटी टेस्ट भी बोल देते हैं। तो ये तो वेरी करता है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। कईयों का देखें तो हॉबी पे ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। कईयों से बहुत इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है ऑल ऑन द जो पैनल बैठा होता है उनकी चॉइस के ऊपर। सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। 2 पेपर होते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 आपका जनरल स्टडीज़ का होता है। इसमें टोटल मार्क्स 200 रहते हैं, 2 घंटे की ड्यूरेशन रहती है। सुबह 9:30 से लेके 11:30 तक ये पेपर रहता है, और जो दूसरी शिफ्ट होती है वो 3 घंटे के गैप के बाद होती है। वो चलता है आपका 2:30 टू 4:30 PM तक। ये भी 200 मार्क्स का रहता है, 2 घंटे का भी ड्यूरेशन रहता है। सिलेबस की अगर बात करें फॉर द प्रीलिम्स, अगर बहुत ब्रीफ में देखें तो आप सभी ने सुना होता है करंट अफेयर्स के बारे में। 2 तरह के करंट अफेयर यहाँ पे आपको पढ़ने ही पड़ते हैं, एक नेशनल और दूसरा इंटरनेशनल। यानी कि अपनी कंट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो यहाँ पे आपको पढ़नी पड़ेंगी। बहुत सारी स्कीम्स चल रही होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। वो कहाँ पे आ जाएगा? नेशनल न्यूज़ के अंडर। इंटरनेशनल, बाकी कंट्रीज़ हमारे, चाहे वो नेबर हैं या कोई फ्रेंडली कंट्री है, उनके अंदर, उन रीजन्स के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो सारी कहाँ पे आ जाती हैं? आपकी इंटरनेशनल करंट अफेयर के अंदर। तो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, आपको हिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा। थर्ड, आपकी जोग्राफ़ी आ जाएगी। जोग्राफ़ी में आप फिज़िकल जोग्राफ़ी पढ़ोगे। ठीक है। इसमें हम इसको वर्ल्ड जोग्राफ़ी भी बोल सकते हैं, जब फिज़िकल जोग्राफ़ी और साथ में एक और चीज़ ऐड कर लो, मैप्स। मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और इंडियन जोग्राफ़ी भी आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर उसके बाद पॉलिटी आपको पढ़नी पड़ेगी। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है। क्या क्या अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में हुई हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। देन फिफ्थ आता है आपका इकोनॉमी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 17 गोल्स हमने रखे थे, SDG 17 भी जिनको बोलते हैं, या 17 SDGs भी बोलते हैं, कि हम अपनी कंट्रीज से भुखमरी को ख़त्म करेंगे। ठीक है। इक्वालिटी एस्टेब्लिश करेंगे, सफाई रखेंगे, सैनिटेशन पे, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बातचीत होती है, तो दैट कम्स अंडर दिस पॉइंट। फिर आता है आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में रिसेंट कोई ना कोई डेवलपमेंट चली ही रहती है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। और फाइनली देयर इज़ अ जनरल साइंस। यहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं। वहीं पे पेपर 2 देखोगे तो ये भी 200 मार्क्स का है। इसमें आपको पैसेज वगैरह मिलेगा। ठीक है। एक कॉम्प्रीहेंशन आया होता है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं। बेसिकली 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, कई बार 4 भी होते हैं। और फिर आपको रीड करना होता है उसको, और अपने ऑप्शन देख के आंसर पिक करना होता है। सेकंड, इसमें रीजनिंग मिल जाती है आपको। रीजनिंग वही ब्लड रिलेशन आगे। ठीक है। या फिर अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में कोई ऐसे आ गया, या फिर बोल दिया कि पॉट है, पॉट का अगर ए टॉप बन रहा है, और ट्रैप का अगर पार्ट बन रहा है, अपार्ट बन रहा है, तो वैसे ही अरीना का बताओ क्या बनेगा। ठीक है। तो ऐसे जैसी रीजनिंग आ जाती है। उसके अलावा मैथमेटिक्स भी इसमें रहेगा। मैथमेटिक्स में आप देखोगे जो बेसिकली 10th लेवल का मैथ्स आता है वो सारा यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। ठीक है। उसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन एंड ऑल, ये सारा मैथमेटिक्स में आ जाता है। तो दैट इज़ द GS पेपर 2 या पेपर 2 जिसको आप बोल देते हो। इसके अलावा पेपर 1 में तो
कट ऑफ जाती है, ठीक है। जितने भी हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसके हिसाब से कट ऑफ बन जाएगी। पर पेपर 2 के केस में आपको मिनिमम 33% मार्क्स लेने ही पड़ेंगे। अगर यहाँ पे आपके मान लो 150 नंबर भी आपने ले लिए, आप क्वालिफाइड हो, पर यहाँ पे 30% आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो वो किसी काम के नहीं है। बिकॉज इसमें अगर फेलियर हुआ तो ये अपने आप ही फेल हो जाएगा इंसान इस पर, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखना। उसके अलावा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अगर देखें, पेपर 1 में 100 क्वेश्चन, पर पेपर 2 में आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे पेपर 1 का जो एक क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का रहेगा, और वहीं पे जनरल स्टडी पेपर 2 अगर देखोगे तो इसका 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। टोटल मार्क्स दोनों के 200 ही बन के आते हैं। नेगेटिव मार्किंग देखोगे तो पेपर 1 में 0.66 की मार्किंग रहेगी। एक क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो इतने मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, यानी कि 1/3 जो है वो डिडक्शन रहेगी। जबकि आपके CSET के केस में 0.83 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे अगर आप इनकरेक्ट करते हो, ठीक है। और अगर आपको मेंस में जाना है तो उसके लिए क्या होता है, आपकी प्रीलिम्स के मार्क्स देखे जाते हैं, बट फाइनल जब रिजल्ट आता है तो प्रीलिम्स के अवॉइड हो जाते हैं, ठीक है। तो इट इज़ जस्ट अ क्वालिफिकेशन नंबर। यहाँ पे आपको इनको क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इन ऑर्डर टू एंटर इनटू द मेंस एग्ज़ाम। अब जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा वो क्या करेंगे, वो मेंस की तैयारी करेंगे अपनी, ठीक है। तैयारी तो एक साल में ही हो जाती है, आप बेसिकली रिवीजन करोगे अपना फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स तो था MCQ बेस्ड, अब मेंस आएगा, ये पूरा का पूरा कैसा रहता है, ये रहता है आपका रिटन एग्ज़ाम, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम रहेगा ये। उसके बाद अब मेंस के बारे में हम फोकस करेंगे। जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा वो दोबारा से प्रिपरेशन करेंगे। तो नाउ इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले आता है पेपर 1 जिसमें ऐसे आता है। ऐसे वेरी करता है, इसमें हम कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात नहीं कर सकते, बिकॉज जो भी करंट इश्यूज़ होते हैं, करंट प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके ऊपर ऐसे आ जाता है लिखने को। 250 मार्क्स का ये रहेगा। फिर आता है आपका जनरल स्टडी 1। इसमें आप 3 चीज़ें पढ़ोगे। एक तो आ जाएगी आपकी हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। आर्ट एंड कल्चर भी इसमें इंक्लूडेड होता है। सेकंड आपकी आ जाएगी ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आ जाएगी, इंडियन ज्योग्राफी भी आ जाएगी। एंड थर्ड आती है आपकी सोसाइटी, ठीक है। अपने कंट्री के अंदर जो सोसाइटी है बेसिकली उसके बारे में आपको स्टडी करना पड़ता है। तो GS पेपर 1 भी आपका कितने का आ जाता है, 250 मार्क्स का। GS 2 के ऊपर अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको पॉलिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जैसे इंडिया पाकिस्तान रिलेशन कैसे हैं, इंडिया चाइना रिलेशन कैसे हैं, इंडिया और श्रीलंका रिलेशन कैसे हैं, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन कैसे हैं। 250 मार्क्स का ये रहेगा। उसके बाद GS पेपर 3 की बात करें तो यहाँ पे आपको अगेन 3 चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। वो 3 चीज़ें क्या क्या हैं उनको याद कर लो। सबसे पहले आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखो जो साइंस है ना, साइंस में बेसिकली हमने क्या पढ़ा है बचपन से ही, तो 3 चीज़ें पढ़ी हैं हमेशा से ही। एक पढ़ा है फिज़िक्स, एक पढ़ी है केमिस्ट्री, देन पढ़ी है बायोलॉजी। अगर तो आप दे रहे हो स्टेट का एग्ज़ाम तो ये तीनों आपको अच्छे से पढ़ने पड़ते हैं। बट UPSC के केस में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होती, जो कुछ एक टर्मिनोलॉजीज़ आपकी न्यूज़ में मिलती हैं वही पूछ ली जाती हैं, बाकी इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाता। बट टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन UPSC में बहुत ज़्यादा पूछे होते हैं। टेक्नोलॉजी कैसी हो सकती है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो सकता है, नैनो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो सकता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी का हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। एनवायरनमेंट इज़ अ मेजर कंसर्न राइट नाउ। बहुत हीट वेव्स के बारे में आप पढ़ते हो, ग्लेशियल लेक्स का आउटबर्स्ट होना, वो चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ोगे। फिर आता है आपका सिक्योरिटी के बारे में। सिक्योरिटी क्या, तो नक्सलवाद के बारे में आपने सुना होगा। वो नक्सलिज्म वाली प्रॉब्लम जो है वो हमारी सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं खतरे में ले आती हैं, तो सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पे आप पढ़ते हो। देन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सुनामी आ जाती है, कभी अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, साइक्लोन आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हम पढ़ लेते हैं। अगेन ये भी कितने मार्क्स का रहेगा, तो 250 मार्क्स का रहेगा। GS पेपर 4 की अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाता है एथिक्स। आपकी मॉरल ड्यूटीज़, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारी कहाँ पे आती हैं, तो अंडर द GS पेपर 4, ठीक है। GS पेपर 4 में आपका बेसिकली एथिक्स के बारे में रहता है, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं अंडर द GS पेपर 4, ठीक है। उसके बाद आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। नाउ देयर आर 26 अराउंड 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको UPSC प्रोवाइड करता है। उन 26 में से आपको सिर्फ एक अपना ऑप्शनल चूज़ करना होता है। आगे मैंने लिस्ट डाली हुई है, उसके लिए वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस रहेगी, ठीक है, कि आप कौन सा ऑप्शनल लेना चाहते हो।
आई विल टेल यू द लिस्ट कि कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, पिक आपने करना होता है। तो इसके दो हिस्सों में पेपर होते हैं। पहला बिल्कुल स्टैटिक जैसा होता है, मतलब टॉपिक्स आपको पता होते हैं। सेकंड पेपर जो होता है ये हमेशा अप्लाइड होता है, यानी कि अपनी कंट्री के अंदर हम इस चीज़ को कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो अप्लाइड फॉर्म में होता है। तो दो पेपर होते हैं आपके, किसके, तो ये होते हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के, दोनों 250-250 मार्क्स के रहते हैं। फिर एक होता है इंडियन लैंग्वेज के ऊपर, ये आपको दी होती हैं लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस दी होती हैं बहुत सारी। जैसे हम चूज़ करते हैं, इधर कहीं हिंदी चूज़ करते हैं, कहीं पंजाबी यूज़ करते हैं, तो सो ऑन 300 मार्क्स का रहता है ये भी क्वालिफाइंग पेपर है, इसके मार्क्स आगे ऐड ऑन नहीं होते, सिर्फ क्वालिफाइंग है। जैसे सी सेट का था ना प्रीलिम्स में, वैसे ये भी क्वालिफाइंग है। इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगी आपके पास, ये भी कितने का रहेगा, तो 300 मार्क्स का रहेगा, और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है। नाउ एसए के बारे में डिटेल में अगर देखो तो 250 मार्क्स का है, और मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर बोला जाता है, और आपको अच्छे से लिखना होता है, कंसाइज करके लिखना होता है, इफेक्टिव मैनर में लिखना होता है टू फैच मोर मार्क्स। पेपर 2 यानी कि जीएस पेपर 1, जिसमें हमने देखा हिस्ट्री आ जाती है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, और जोग्राफी आ जाती है आपकी वर्ल्ड जोग्राफी, इंडियन जोग्राफी, और सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। ये आपको ना पूरी डिटेलिंग दे रखी है। मैं एक काम करूँगी, मैं इस पीडीएफ को शेयर करूँगी ऑन द टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर लेना, पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको सिलेबस की। तो सबसे पहले तो आर्ट फॉर्म्स आपको पढ़नी पड़ती हैं कल्चर के अंदर, लिटरेचर आ गया, आर्किटेक्चर आ गया, तो वो सारी चीज़ें। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी अगर आपको न्यूज़पेपर में दिख रही है उनके बारे में पढ़ो, जैसे अहिल्या बाई होलकर के ऊपर अभी टॉपिक चला हुआ था, उनको रानी ऑफ इंदौर भी बोलते हैं, कई बार पूछ लेता है यूपीएससी, रानी ऑफ इंदौर किसको बोलते हैं, किनको बोलते हैं, तो अहिल्याबाई होलकर, इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या क्या इश्यूज़ रहे हमने जो हिस्ट्री में, हिस्टोरिकल पीरियड में फेस करे, हमारा फ्रीडम स्ट्रगल का पूरा टाइमलाइन, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो सारी चीज़ें, यानी कि नेहरूवियन टाइम पीरियड कैसा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। फिर आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में जो भी इवेंट्स 18th सेंचुरी के बाद हुए, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ोगे, वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ोगे, विड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, बहुत सारी बाउंड्रीज बन गई, कोलोनलाइजेशन आ जाएगा, डीकोलोनाइजेशन आ जाएगा, पॉलिटिकल फिलॉसफीज इमर्ज हुई, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये वाला जो पार्ट होता है ये इंटरनेशनल रिलेशन में भी आता है, तो एक ही जगह पे कवर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के सोसाइटी के ऊपर क्या क्या फ़र्क पड़े, वो सारी चीज़ें। थर्ड पार्ट है, सेकेंड पार्ट है इंडियन सोसाइटी। सेलिएंट फीचर्स पढ़ने होते हैं आपको इंडियन सोसाइटी में। आपने सुना होगा नॉर्थ से लेके अगर साउथ में जाएं तो इंडिया बहुत ज़्यादा वेरी करता है, बीच में नर्मदा रिवर आती है, कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है अपने कंट्री के अंदर, तो डाइवर्सिटी के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। वीमेन का रोल पढ़ना है, वीमेन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक डिविडेंड भी आप सुनते हो न्यूज़पेपर के अंदर, उसके बारे में, पॉवर्टी, गरीबी के बारे में, और उसको रिड्यूस करने के लिए क्या क्या हमने मेजर्स लिए, वो सारी चीज़ें। अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, रूरल एरिया, गाँव से कहाँ जा रहे हैं सारे, अर्बन एरिया की तरफ क्यों जा रहे हैं, फॉर बेटर लाइफ स्टैंडर्ड, क्यों, क्योंकि जॉब्स कहाँ पे हैं ज़्यादा, शहरों में ज़्यादा है, तो ये पढ़ना पड़ता है। बाकी ग्लोबलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं इंडियन सोसाइटी के ऊपर, कल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं अंडर द इंडियन सोसाइटी। फिर आती है आपकी वर्ल्ड जोग्राफी, इसमें मैप भी लेके चलो आप साथ में, मैप भी आता ही है, ठीक है। सो यहाँ पे वर्ल्ड फिजिकल जोग्राफी आ जाती है पहले, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आप पढ़ते हो, अपने ही नहीं सारे कॉन्टिनेंट्स में जो इम्पॉर्टेंट होंगे, इंडिया में तो आप सारे पढ़ोगे अप्रॉक्सीमेट, बट जो बाकी कंट्रीज़ होंगी जहाँ पे जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं साउथ अमेरिका चली जाऊँ, साउथ अमेरिका में यहाँ पे लिथियम ट्रायंगल बनता है आपके अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली के बीच में, तो ये हमें पढ़ना पड़ जाता है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इस तरह से। और उसके अलावा आप पढ़ते हो अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेते हो। उसके अलावा आपको लोकेशंस पता होनी चाहिए, अपनी कंट्री के अलावा फॉरेन कंट्रीज़ की भी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। कहीं पे कोई क्राइसिस चल रहे हैं तो आपको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, उसका सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। नाउ कमिंग टू द जीएस पेपर 2, जहाँ पे हमने बोला पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, सोशल जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉलिटी अगर बिल्कुल ब्रॉडली देखें तो पार्ट 1 से लेके पार्ट
22 तक जो भी चीज़ें हैं वो सारी हमें कहाँ पे पढ़नी होती हैं, अंडर पॉलिटी। एवोल्यूशन पढ़ते हैं, आपको याद होगा अगर चार्टर एक्ट्स आई थी, रेगुलेटिंग एक्ट्स आए थे, पिट्स इंडिया एक्ट आई थी, तो वो सारी चीज़ें आप कहाँ पढ़ते हो, एवोल्यूशन के अंदर। अमेंडमेंट्स क्या हुई, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2024 के प्रीलिम्स में आज पूछा गया था। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 16th of June, तो आज ही एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस अंडर 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के तहत ऐड करी गई, तो वो थी आपकी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, सो इस तरह से क्वेश्चंस बन जाते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि प्रियम्बल के बारे में आप पढ़ते हो, यूनियन एंड स्टेट, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, फेडरल स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आप कहाँ पे पढ़ते हो। जैसे ही पॉलिटी पढ़ोगे ना, तो ये खुद ही 1 by 1 पार्ट 1 से आप पार्ट 1 में आप जब शुरू करते हो तो ये 1 by 1 सारी ही चीज़ें कंप्लीट होती चलेंगी। ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी है, कौन सा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जो स्कीम लॉन्च कर रहा है, वो सारी चीज़ें आप पढ़ लेते हो जब आपका सिलेबस शुरू हो जाता है। गवर्नेंस इन सोशल जस्टिस, दैट विल ऑल्सो कंप्लीट अलॉन्ग विद द टॉपिक्स। बहुत सारे NGOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती हैं, स्कीम्स आती हैं, रूरल एरियाज़ के लिए क्या स्कीम्स आ रही हैं, वो सारा आप कहाँ पे पढ़ते हो, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। वैसे ही आजकल आप पढ़ रहे हो एक टॉपिक दैट इज़ डिजिटलाइजेशन। आप ट्राई कर रहे हो कि इंटरनेट के ऊपर सारी चीज़ें हम फंक्शन करें इंस्टेड ऑफ द पेपर, तो उनके अंदर उसके बेसिस के ऊपर हमारे पास क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो भी कहाँ पे आ जाता है, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस में। फिर आता है इंटरनेशनल रिलेशन। इंडिया की बाउंड्री शेयर होती है बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, जैसे इधर पाकिस्तान आ जाता है। ठीक है, पाकिस्तान के बाद थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा एरिया जो है आपका अफ़गानिस्तान के साथ भी लगा होता है। देन यहाँ पे चाइना आ जाता है जो कि तिब्बत होता था बेसिकली, पर ऑक्यूपाई कर लिया बाद में चाइना ने। नेपाल आ जाएगा आपका, भूटान आ जाएगा, यहाँ बांग्लादेश आ जाएगा, साइड में म्यांमार आ जाएगा, यहाँ पे श्रीलंका आ जाएगा। इस तरह से ये आगे आपके नेबरिंग रिलेशंस, यानी कि हमारे नेबर्स के साथ कैसे रिलेशन है। बायलेटरल रिलेशंस पढ़ने होते हैं, जैसे आपने मेलोनी जी का नाम सुना होगा, तो इटली के और इंडिया के रिलेशन आजकल इंपॉर्टेंट हो रखे हैं। उस तरह से G7 समिट भी चल रहा है अभी इटली में, तो G7 से मुझे याद आया है कि आपको ग्रुपिंग्स भी पता होनी चाहिए। ग्रुपिंग्स क्या क्या होती हैं, जैसे G7 है, ठीक है, G20 है, G20 में अभी रिसेंटली अफ्रीकन यूनियन को ऐड करा गया। फिर अभी ब्रिक्स समिट हुआ था जब 2023 में, तो इसमें इथोपिया ऐड कर दिया गया है, आपका इजिप्ट ऐड हो चुका है, UAE ऐड हो चुका है, सऊदी अरेबिया ऐड हो गया, ईरान ऐड हो गया। तो इस तरह से अगर ग्रुपिंग से रिलेटेड कोई भी रिसेंट डेवलपमेंट हो रही है तो वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, और हमारी सॉफ्ट पावर के बारे में, कल्चरल डिप्लोमेसी, जैसे भूटान के साथ जाएं तो बुद्धिज़्म की वजह से हमारे बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग आ जाती है, तो सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। नाउ कमिंग टू द GS पेपर 3, तो मैंने बताया आपको यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब हम सिलेबस करेंगे तो 1 by 1 सारी चीज़ें ये कवर अप हो जाएंगी। यही सारे टॉपिक्स आप पढ़ते हो, ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन करे गए हैं, यही सारे टॉपिक आप 1 by 1 पढ़ते रहते हो। उसके बाद एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द GS पेपर 3, ये पीछे स्किप हुआ था, इसको भी ध्यान में रखना। क्रॉप्स के बारे में पूछ लिया जाता है, कोई नया मेथड इरिगेशन का ऐड हो रहा है, सिंचाई का ऐड हो रहा है, वो यहाँ पे आ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में अगर ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर रहे हो आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की, तो वो यहाँ पे आ जाता है। टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर रहे हो आप इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, वो आ जाता है। फार्मर्स कैसे यूज़ कर रहे हो, आपने ड्रोन दीदी के बारे में सुना होगा, ठीक है, ये इस तरह से स्कीम्स चलती रहती हैं। एनीवे नहीं भी अब पता तो ये आ जाएगा अलॉन्ग विद द टॉपिक्स, बट इतना आपको पता होना चाहिए। देन इश्यूज़ क्या क्या रिलेटेड हैं, ठीक है, सब्सिडी से क्या रिलेटेड है, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, MSP, फार्मर प्रोटेस्ट, वो सारी चीज़ें। PDS सिस्टम, अनाज जो दिया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑन वेरी स्मॉल रेट्स, 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, इतने पे, ठीक है। बफर स्टॉक के बारे में पढ़ते हो। टेक्नोलॉजिकल मिशंस क्या क्या हैं, एनिमल रियरिंग आ गया, फूड प्रोसेसिंग एंड ऑल, ये सारे आ जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एज आई सेड, जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हो रही है, वो चाहे आपके नैनो के फील्ड में है, वो आपके न्यूक्लियर के फील्ड में हो सकती है, वो आपके डिफेंस के फील्ड में हो सकता है, फिर वो आपका कम्युनिकेशन में हो सकता है, IT में हो सकता है। देयर आर सो मेनी फील्ड्स इन द टेक्नोलॉजी। अभी क्वेश्चन आया था एक मेटावर्स के ऊपर, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बन जाते हैं। फिर आता है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट। तो आजकल बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो मतलब इस कगार के ऊपर आ चुकी हैं कि उनका खात्मा जो है बहुत पॉसिबल है, ठीक है, ख़त्म हो सकती हैं, और ऐसे ख़त्म होंगी कि आप उसको दोबारा से रिवाइव नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से कंजर्वेशन हम उन चीज़ की कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आप यहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है। फिर फॉरेस्ट फायर आपने सुनी होंगी,
ठीक है। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं भी करी है, फॉरेस्ट फायर के बारे में आपने सुना होगा, जंगलों में आग लग जाती है जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स वहाँ से भाग जाते हैं किसी और एरिया के अंदर, फिर आप ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सुन लेते हो, तो वो कहाँ पे पढ़ेंगे आप? एनवायरनमेंट के अंदर। फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन आ जाता है, डिग्रेडेशन आ जाती है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आती है, इसकी रिपोर्ट आती है जो कि आपको रेगुलरली पढ़नी होती है, जैसे हम पढ़ेंगे इसके बारे में 2024 की। देन आता है डिज़ास्टर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन्स आ गए, तो क्या ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो हम ले सकते हैं बिफोर द प्रॉब्लम एंड आफ्टर द प्रॉब्लम या ड्यूरिंग द प्रॉब्लम, तो वो कहाँ पे पढ़ते हैं? डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। उसी तरह से इंटरनल सिक्योरिटी, मैंने जैसे कि बताया, कुछ मूवमेंट ऐसी शुरू हो जाती हैं जो एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती हैं, जो अपनी ही कंट्री के लिए ख़तरनाक हो जाती हैं, जैसे नक्सलिज्म के बारे में आपने सुना होगा। तो क्या फैक्टर्स हैं जो इन प्रॉब्लम्स को कॉज करते हैं, वो सारे आप कहाँ पे पढ़ लेते हो? इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर। मीडिया का क्या रोल होता है इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने में? साइबर सिक्योरिटी यहाँ पे पढ़ते हो आप। डाटा हैक हो जाता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं इन द इंटरनल सिक्योरिटी। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग और उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी कि ब्लैक मनी आपने सुना होगा, उसको कहीं वाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो उसको कैसे रोका जाए, वो कहाँ पे आ जाता है? इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर। टेररिज्म की भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डेफिनेशन डिफरेंट आपको टर्मिनोलॉजीज मिल जाती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आपने कमांडो सुने होंगे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड सुने होंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं इन दीज टॉपिक्स। उसके बाद पेपर 5 अगर देखो तो ये रहेगा 250 मार्क्स का। अगेन इसमें आप एथिक्स पढ़ते हो। एथिक्स, मॉरल से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज आप सोच सकते हो, सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन एंड सो ऑन, वो सारा कहाँ पे आ जाएगा? एथिक्स के अंदर। ह्यूमन वैल्यूज़ आ जाती हैं कि आपको ऑनेस्ट होना चाहिए या पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी होना चाहिए। इंटीग्रिटी और ऑनेस्ट में ना एक बिल्कुल पतली सी लाइन का फ़र्क है। क्या? ऑनेस्ट वो पर्सन होता है जो ठीक है सच बोलता है, ऑनेस्ट रहता है फॉर द लॉयल टाइप ऑफ पर्सन, पर इंटीग्रिटी वाला कैसा होता है? अगर सुबह ना रोड खाली भी पड़ी है ना, तब भी अगर रेड लाइट आ गई तो वो रुका ही रहेगा, वो क्रॉस नहीं करेगा, पर ऑनेस्ट इन दिस केस क्रॉस कर लेता है। तो दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। इसके बाद एटीट्यूड के बारे में आप पढ़ोगे। जब आप सिविल सर्वेंट बन जाओगे तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए टूवर्ड द पॉलिटिशियन, टूवर्ड द गवर्नमेंट या फिर टूवर्ड द पीपल। एप्टीट्यूड आपका चेक करा जाता है इन द एथिक्स। इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट कोशेंट होना, वो तो बहुत अच्छी बात है, पेपर वही निकलवाएगा, पर अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो तो फिर आपका हो सकता है कि अगर कोई ऐसी मिसहैपनिंग अनफॉर्चुनेटली हो जाती है ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम जिसको आप टैकल नहीं कर पाते, तो वो चीज़ आ जाती है इमोशनल इंटेलिजेंस में। मॉरल थिंकर्स के बारे में, फिलोसफर्स के बारे में आप पढ़ोगे। जिन्होंने नॉवेल्स पढ़े होते हैं उनके लिए ईजी होता है, बाकियों के लिए कई बार थोड़ा सा टफ रहता है। सिविल सर्वेंट की क्या क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए, क्या क्या एथिकल कंसर्न्स इनसे जुड़े हुए हैं, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, कॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं अंडर द सिविल सर्वेंट। मतलब एक सिविल सर्वेंट कैसा होना चाहिए? अकाउंटेबल होना चाहिए, आंसरेबल होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ते हो। प्रॉबिटी इन गवर्नेंस, ठीक है, यहाँ पे ये हम सारी डिटेल में करेंगे अभी। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे केस स्टडीज़ आती हैं, आपको एग्जाम्पल साइट करना पड़ता है फ्रॉम अदर रीजन्स, ठीक है। फिर आते हैं पेपर 6 पे, जो कि आपका ऑप्शनल है। 2 पेपर इसके रहते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 एज आई सेड, और 250 मार्क्स का ये रहता है। 500 नंबर का आपका सिर्फ ऑप्शनल ही आता है, देख लो, इम्पॉर्टेंट है ऑप्शनल। ना ऑप्शनल की ये लिस्ट दे रखी है मैंने यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना ऑप्शनल बताऊँ तो मेरा एंथ्रोपोलॉजी है, एंड आई एम वेल अवेयर अबाउट द सिलेबस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, पेपर 1 एज वेल एज फॉर पेपर 2। आप यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सारा आपका ऑप्शनल का था, ठीक है। और जो क्वालिफाइंग पेपर थे वहाँ पे इंडियन लैंग्वेज लिखी हुई थी, ये आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। 8 शेड्यूल में मैंशनड है लैंग्वेजेस, वहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हो। 300 मार्क्स की ये रहती है। और पेपर 2 जो कि इंग्लिश लैंग्वेज है, ये सभी के लिए कंपलसरी है। क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट ये बाद में आपका ऐड नहीं होता, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद फाइनली इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जो होता है वो इनएविटेबल होता है, सर्टेन है कि होगा ही होगा, एंड क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आप आइडिया नहीं लगा सकते, ठीक है। सो ये भी चीज़ ध्यान में रखना। उसके बाद बुक्स और इन चीज़ों को अगर हम देखें, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, चल जाएगी चार्जिंग, एक्चुअली लाइट चली गई है। बुक्स की बात करें तो मैं सिर्फ यहाँ पे आपको पहले इंपॉर्टेंट वाली रेफरेंस बुक्स बताऊँगी। जब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करोगे,
और आप जब इन बुक्स को कंप्लीट कर लोगे तब आके आप मुझे पूछोगे दोबारा से कि मैम अब कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे नहीं है खरीदनी है बुक्स, पढ़नी भी है, ठीक है। पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एनसीईआरटी को मैं बोलूँगी कि एटलीस्ट एक बार सभी रीड कर लो, ठीक है। मैं नहीं बोलूँगी कि 11th का पढ़ लो, 12th का पढ़ लो। अब HCS का एग्ज़ाम हुआ, हरियाणा का एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पे 6th क्लास के चैप्टर से पूछ ली गई थी बायोलॉजी की एक टर्मिनोलॉजी, विनोइंग वगैरह आपने अगर पढ़ी हो कभी, तो इस तरह से आई वुड सजेस्ट कि एक बार सारी NCERTs रीड कर लो एटलीस्ट इफ़ यू वांट। मैंने भी लेक्चर बना रखे हैं NCERT के ऊपर, नोट्स के साथ हैं, टेलीग्राम से PDF आप ले सकते हो, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। NCERT एटलीस्ट यू शुड कंप्लीट, ठीक है। मेरा जो मानना है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी देर आर सो मैनी वीडियोज़ ऑन यूट्यूब अगर आपको सिलेक्टिव पढ़ना हो। पर अभी 1 साल है तो इट्स बेटर कि एक बार आप NCERT को गो थ्रू कर लें। इवन आप पहले अपना आराम से स्टैटिक कवर करो, जो भी रेफरेंस बुक से आप करना चाहते हो, उसके बाद NCERT पढ़ लेना। कईयों को नहीं आती NCERT डायरेक्टली समझ, तो ट्राई करना, पहले अपनी आराम से सिलेबस कंप्लीट करो, फिर फाइनली एक रीडिंग दे लेना एटलीस्ट NCERTs को, ठीक है। एंशिएंट के लिए आई वुड सजेस्ट RS शर्मा आप रीड कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे कवर्ड अप मिल जाती हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए यू कैन गो थ्रू द RS शर्मा। मेडिवल हिस्ट्री के लिए यू कैन गो थ्रू सतीश चंद्र, ठीक है, काफ़ी अच्छी बुक मिलेगी आपको ये भी। ऑल्दो एंशिएंट हिस्ट्री तो आपकी 6th क्लास में भी आ जाती है NCERT में, मेडिवल आपकी 7th में आ जाती है। रेफरेंस बुक आप सतीश चंद्र देख सकते हो। उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है, स्पेक्ट्रम इज़ वेल आई वुड से कि बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा बिपिन चंद्र भी अच्छी बुक है। बिपिन चंद्र एक नॉवेल की तरह है, इफ़ यू आर क्यूरियस लाइक यू लव टू रीड, तो आप जो है बिपिन चंद्र के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया बेस्ट बुक है। अगर किसी को नॉवेल सॉर्ट ऑफ पढ़ने की आदत है तो एक AL भाष्मिक करके भी बुक आती है, द वंडर दैट इंडिया वॉज करके बुक आती है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट एग्ज़ाम के लिए अगर पढ़ रहे हो, सिर्फ नॉवेल से रिलेटेड आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो यू कैन गो थ्रू दिस नितिन सिंघानिया इंडियन आर्ट एंड कल्चर, बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी के लिए GC लियोंग वन एंड ओनली, मैं तो इसी को फॉलो करती हूँ, दैट इज़ आई थिंक बेस्ट बुक, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें कवर्ड हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपका एंड जो सेकंड चीज़ है इंडियन ज्योग्राफी, वो भी यहाँ पे कवर्ड है, ठीक है। उसके अलावा इंडियन इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह को आप फॉलो कर सकते हो, अच्छी बुक है, काफ़ी डिटेल्ड है, हो सकता है आपको थोड़ी लंबी बुक लगे बट अच्छी बुक है। उसके बाद एथिक्स के लिए लेक्सिकन इज़ बेस्ट बुक, इसमें बहुत सारी केस स्टडी भी आपको मिल जाएंगी, तो बाहर से अगर ना भी आप पिक करना चाहो, ऑल्दो न्यूज़पेपर में बहुत सारी केस स्टडीज़ आती रहती हैं, बट इफ़ यू वांट अगर बुक अगर मेरे को रिकमेंड करनी हो आपके लिए तो वो लेक्सिकन ही रहेगी, ठीक है। लेक्सिकन इज़ गुड बुक। इसके अलावा वर्ल्ड मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको टाइम मैनेजमेंट का बता रही हूँ, उसमें मैं पूरी डिटेलिंग बता देती हूँ, ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट एंड रिवीजन, देखो एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन, तो जो मैं आपकी क्लासेस लूँगी दे विल स्टार्ट फ्रॉम द 20th जून, वो चलेंगी, यहाँ पे लिख देती हूँ 20th जून, ठीक है। मेरी जो अप्रोच रहेगी, एक PPT पे आपको एक तरफ हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, दूसरी तरफ जो भी मैप वगैरह लगे होते हैं, इमेजेस इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सारी रहेंगी। PDF आपको हैंड रिटन मिल जाएंगी, हैंड रिटन अगर आपको चाहिए होंगी तो यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल डायरेक्टली, ठीक है। सो मेरी जो अप्रोच रहेगी वो रहेगी मंडे टू थर्सडे 1 आवर की करेंगे स्टार्टिंग में। जैसे जुलाई जब स्टार्ट होगा तो फिर मैं 1.5 घंटे की क्लास खींच दूंगी, जैसे फिर अगस्त आएगा फिर 2 घंटे की क्लास खींच दूंगी, ताकि हमारा जो सिलेबस है मेरी अप्रोच रहेगी कि दिसंबर तक हम उसको एट एनी कॉस्ट कंप्लीट कर दें, ताकि रिवीजन के लिए अपने पास 4 महीने खुले बच जाएंगे। रिवीजन डोंट वरी, मैं खुद करवाऊंगी आपको, ठीक है। सो यहाँ पे 1 घंटे की क्लास रहेगी, और मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट, ठीक है। सो पहले 1 घंटे की रहेगी, स्टार्टिंग में हम देखेंगे क्या क्या टाइम स्पैन है, कौन सी डायनेस्टी कब आई, वो सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। एंड बाय द टाइम जैसे ही एंशिएंट कंप्लीट होगी वी विल जंप टू द मेडिवल, पर पूरा कंप्लीट करवाऊंगी। पूरे नोट्स बनाए हैं मैंने, जो नोट्स बनाए हैं वो रेफरेंस बुक से ऑलरेडी ऐड कर दी हैं चीज़ें, सो आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हो एटलीस्ट। तो मंडे टू थर्सडे अपनी ये वाली अप्रोच रहेगी। फ्राइडे जो रहेगा, फ्राइडे को हम किया करेंगे अपने करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स कर लिया करेंगे। अगर करंट अफेयर नहीं किए तो सैटरडे को मैंने मैप रखा हुआ है, ठीक है। मैप हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वर्ल्ड मैप,
ठीक है, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं अपने पास, और साउथ अमेरिका से हम शुरू कर देंगे क्योंकि साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ आर वेरी इजी टू लर्न। तो साउथ अमेरिका से हम शुरू कर देंगे। तो एक मैप जो होगा एक हफ्ते में किया जाएगा। तो दैट इज़ माई अप्रोच। एंड संडे को रहेगी आपकी छुट्टी। क्यों? क्योंकि उस दिन आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज भी तो करनी है, इतना ज़्यादा पढ़ा है तो इसको रिवाइज भी तो करना है। तो संडे विल बी योर रिवीजन डे, देयर इज़ नो ब्रेक, दैट शुड बी योर रिवीजन। ठीक है, सो यहाँ पे करंट अफेयर और मैप जो है वो ऑल्टरनेटिवली चल सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, बट एक दिन जो है वो करंट अफेयर रहेगा, दूसरा दिन जो रहेगा आपका वो मैप रहेगा। नाउ द क्वेश्चन इमर्ज, अभी जो करंट अफेयर करेंगे हम, वो करंट अफेयर रहेंगे फ्रॉम द जून, आज जितनी आज है 16th ऑफ जून जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, 16th ऑफ जून को मैंने ये रिकॉर्ड करी है। तो 17, 18, 19, 20, 21, 22 इतना करंट अफेयर एक ही वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट करवाऊंगी इन अ सिंगल वीडियो। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रही होंगी थ्रू आउट द वीक वो सारा हम कवर अप करेंगे। एंड जो मंथ पीछे रह गए अपने पास, जनवरी, फैब, मार्च, अप्रैल 2024 के, उसका एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, एक ही वीडियो के अंदर सारी करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। सो दैट इज़ माई अप्रोच। और मेरा जो टारगेट है वो दिसंबर तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना ही करना है। 10 डेज ऊपर और नीचे हो सकते हैं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसको कंप्लीट करवा दूँ ऑन टाइम। ठीक है, सो ये हमारा वीकली शेड्यूल रहेगा इस तरह से। एंड कमिंग टू द टाइमिंग, सो मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि जून 20 से मैं क्लासेस लेना शुरू करूँगी ऑन यूट्यूब। एंड दिसंबर तक अपना स्टैटिक पार्ट चलता रहेगा अलॉन्ग विद द करंट अफेयर। एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आप एक न्यूज़पेपर अपने साथ रखोगे, वो आपका द हिंदू हो सकता है, वो आपका इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है। मैं जो फॉलो करती हूँ, मैं इंडियन एक्सप्रेस के साथ मिंट पढ़ लेती हूँ। ठीक है, सो आप द हिंदू भी अकेला पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस भी अकेला पढ़ सकते हो, और मिंट भी पढ़ सकते हो। मिंट जस्ट बिकॉज मुझे पसंद है इसलिए मैं इसको रीड करती हूँ, कंपल्शन नहीं है। और इसके साथ कोई भी एक मैगज़ीन, ठीक है, कुरुक्षेत्र मैगज़ीन आती है, यहाँ पे लिख देती हूँ कुरुक्षेत्र। उसके अलावा कुरुक्षेत्र मैगज़ीन के अलावा आपके पास योजना आती है। ठीक है, इन मैगज़ीन्स को पढ़ने की थोड़ी थोड़ी आदत डालो, अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं आपके ऑप्शनल के लिए भी और आपके जनरल स्टडीज़ के लिए भी। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ योर सिलेबस, टाइमिंग्स एंड नोट्स। ठीक है, एंड टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं ऑन 20th। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो थ्रू माई वीडियोज़। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।